तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन कॉमर्स में। तो आज हम कैश फ्लो के तीसरे एक्टिविटीज के फॉर्मेट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर एक बार आप मुझे फिर से यह बता दीजिए कि किन किन कैश फ्लोज को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैटेगरी में डालते हैं। हर वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो कि आपके बिजनेस के प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग फैक्टर से जनरेट हो, आपके बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट हो, उनसे सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज को आप कहां पे लिखोगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिनका आपका बिजनेस है, जिस काम का आप बिजनेस करते हो, उस काम से रिलेटेड डायरेक्टली जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है, उन सबको आप कहां लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आइए जरा इसके फॉर्मेट को भी डिस्कस कर ले। इसके फॉर्मेट को हम बहुत ध्यान से और आराम आराम से समझेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस फॉर्मेट को भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाऊं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं, जरा मैं छोटा लिखूंगा, मैं बोलूंगा अभी, आप यहां से सुन के लिख लोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसे हम कर देंगे नोट 1। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, इसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और इस नेट प्रॉफिट में आपको कुछ आइटम्स जोड़ने होंगे और कुछ आइटम्स घटाने होंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ने वाले को लिखते हैं, तो आप भी लिखिए मेरे साथ। एड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। हां, तो सर ये नॉन कैश एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो आइए अब हम कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और सारी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। देखिए, आप मुझे जल्दी से बताइए कि आप जब भी पीएल अकाउंट बनाते हैं कंपनी में, तो आप इधर एक्सपेंसेस को लिखा करते हैं, इधर इनकम को लिखा। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो आपको नेट प्रॉफिट होता है, और नहीं तो नेट लॉस होता है। बताइए। हाँ सर, और ये वही नेट प्रॉफिट नेट लॉस है। बिल्कुल सही। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनमें कैश का ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। वैसे ही एक एक्सपेंसेस है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। लेकिन क्या प्रॉफिट निकालते समय आपने यहां पे डेप्रिसिएशन लिखा होगा एक्सपेंसेस के तौर पे? बिल्कुल लिखा होगा। तो क्या ये एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट को कम किया होगा? हां सर, खर्चे तो मेरे प्रॉफिट को कम करते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनमें ना कैश का इनफ्लो हो ना आउटफ्लो हो, लेकिन आपके प्रॉफिट को कम कर दिया हो, तो ये तो गड़बड़ बात है मेरे प्यारे बच्चों। इस एक्सपेंसेस को वापस से ऐड बैक कर देना होगा ताकि मुझे एक्चुअल प्रॉफिट मिल पाए। क्योंकि ये जो ऐसा खर्चा है जिससे ना मेरा कैश का इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। और नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमेशा हम लोग ऐड करते हैं। तो आप भी यहां पे ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। जितने सारे एसेट्स पे आप जो डेप्रिसिएशन दोगे उसको भी आप क्या करोगे? ऐड करोगे एक तरह के नॉन कैश एक्सपेंसेस से। अब बात होती है सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम किसे कहते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। तो सपोज करिए कि मेरा एक बिजनेस है कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं तो मेरा इनकम का सोर्स ट्यूशन फीस। तो मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे? स्टेशनरी के खर्चे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो गए, उस बिल्डिंग का रेंट, ये मेरे एक्सपेंसेस हो गए मेरे बिजनेस के रिलेटेड। और मेरा इनकम हो गया फीस, ट्यूशन फीस। क्या मैं लोन भी ले सकता हूं? वेरी गुड, मैं लोन ले सकता हूं। तो क्या उस लोन पे मैं इंटरेस्ट पे करता हूंगा? बिल्कुल पे करता हूंगा। तो मुझे जल्दी से बताओ, लोन पे इंटरेस्ट पे करना फिनांसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है कि नहीं? बिल्कुल सर, होता है। तो आप मुझे बताइए, जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो तो क्या ये आपका बिजनेस का रिलेटेड है? नो सर, आपके बिजनेस से रिलेटेड तो मैंने आपको 2-4 एग्जांपल बताया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ द ट्यूशन सेंटर, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये सब मेरे खर्चे हैं। लेकिन जो मैंने लोन लिया था उस पे जो मैंने इंटरेस्ट पे किया, क्या वो मेरा बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। लेकिन इंटरेस्ट को आपने क्या यहां पे लिखा होगा अपने एक्सपेंसेस में? हां सर, इंटरेस्ट पे एक तरह का खर्चा है और मैं इसे लिखा हूंगा। तो क्या इंटरेस्ट पे
आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को घटाया होगा? बिल्कुल घटाया होगा, क्योंकि हर एक एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट को कम करता है। तो आपने तो यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस घटाया होगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। तो ऐसे खर्चे को आप वापस से क्या करोगे? ऐड बैक करोगे, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को घटाता नहीं है। तो इसी के लिए हम इसे यहां पे ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल के, इंटरेस्ट पेड। अभी आप लोन पे करो, बोरविंग पे करो, या फिर डिवेंचर पे करो, किसी पे करो, ये तो इंटरेस्ट पेमेंट आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सर और क्या क्या होगा? अब देखिए, फॉर एग्जांपल कि आप अपने ट्यूशन सेंटर में एक एसी लगवाया था 50,000 रुपए की, अब वो खराब हो गई और आप उसे स्क्रैप में 20,000 रुपए में बेच दिए। तो 50,000 के एसेट को आप कितने में बेच दिए? 20,000 में। क्या आपको 30,000 का लॉस हुआ? हाँ। तो क्या ये लॉस एक तरह का एक्सपेंसेस होगा? बिल्कुल सही। क्या ये भी एक्सपेंसेस हमने यहां लिखा होगा नेट प्रॉफिट निकालते समय? बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ, क्या ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो रेंट पे करना, स्टेशनरी पे एक्सपेंसेस है। ये मैंने एसी बेच दिया, उससे जो खर्चा हुआ, क्या ये मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आपने नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते समय यहां पे एक्सपेंसेस के तौर पे तो लिखा ही होगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसी। लेकिन ये एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और आपके प्रॉफिट को कम करता है, तो वैसे एक्सपेंसेस को हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, और वैसे एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि ये खर्चे मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरे प्रॉफिट को कम करके रखा है। इसी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पे इसको भी ऐड कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा, एक और करेंगे, इसको आप पहले लिख लो, मैं समझाता हूं। यहां पे लिख देंगे हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स रिटन ऑफ। अब क्या क्या हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट में? गुडविल आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा, ट्रेडमार्क आ जाएगा, और भी। देखिए, अब मैं इसको पहले लिख दिया और फिर समझाता हूं आपको। इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ वाली बात को हमने वीडियो नंबर 4 मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको बताया था, और मैंने यहां पे टाइम भी मेंशन कर दिया है 2 मिनट 22 सेकंड में। इस चीज को आप जरूर देखें, आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। हालांकि मैं यहां भी रिपीट करता हूं, सुनिए इस बात को। गुडविल के वैल्यू में अगर फॉल आता है तो आप उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करते हो इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, सिर्फ और सिर्फ गुडविल के वैल्यू में। और ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, क्या ये इंटेंजिबल एसेट है? हाँ। इनके वैल्यू में अगर फॉल आएगा तो आप कहां लिखोगे? इनके वैल्यू में अगर फॉल आता है तो आप इसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखते हो, सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ ट्रेडमार्क, सेल ऑफ कॉपीराइट। लेकिन अगर गुडविल के वैल्यू में फॉल आएगा तो वो हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ या फिर इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, कुछ भी आप बोलिए। तो सर आपने यहां पे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट क्यों लिखा? आपको याद दिलाने के लिए, आपको समझाने के लिए। मैं यहां पे अभी इन तीनों में कटिंग मार्क दे दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ गुडविल के फॉल को यहां पे लिखना है, गुडविल रिटर्न ऑफ या फिर इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। इन तीनों के फॉल को नहीं लिखना। यही चीज समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा है, और इसका कोई वैल्यू नहीं है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन तीनों पे मैं अभी कांटा लगाऊंगा। और क्या क्या ऐड करोगे सर? शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, जो कि आपने फाइनेंसिंग में लिया था, वैसे एक्सपेंसेस भी आपके प्रॉफिट को कम करते होंगे, तो इसे भी ऐड बैक कर दो। लिख दो यहां पे शेयर्स इशू एक्सपेंसेस। इन सारे खर्चे को आप वापिस से ऐड बैक कर देते हो अपने प्रॉफिट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम अपने नेट प्रॉफिट में उन सारे खर्चे जो कि नॉन ऑपरेटिंग हैं और नॉन कैश है उनको जोड़ दिया, क्योंकि ये सारे खर्चे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम करके रखे थे और मुझे तो एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए था। इसी के लिए मैंने इन सारे खर्चे को जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, और उन सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम वापस से लेस कर देते हैं, क्योंकि ये सारे इनकम मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाते होंगे, और ये इनकम मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जैसे आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक किया है, बिल्कुल उसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप
लेस कर दोगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब सर मुझे जल्दी जल्दी बताइए ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या होंगे। अभी मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। जिस तरीके से आपने एसेट्स को सेल किया था लॉस में तो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था, ठीक उसी तरीके से जब आप किसी एसेट को सेल करोगे प्रॉफिट में तो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। फटाफट लिखिए यहां पे, प्रॉफिट और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और क्या होगा सर, इंटरेस्ट पेमेंट एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंसेस था, तो इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव या फिर डिविडेंड रिसीव, ये दोनों ऐसे इनकम है जो कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, लेकिन आपके इनकम को ये ओवर वैल्यूड कर दिए होंगे तो इसीलिए आपने इसे वापस से लेस कर दिया। और क्या होता है सर, रेंट रिसीव। ये सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और एक्सपेंसेस को आप वापस से अपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे ताकि आप एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस जो आपके बिजनेस से ऑपरेशन से रिलेटेड है उसको कैलकुलेट कर पाए। तो अभी तक इनसे जो भी ग्रैंड टोटल आएगा उनको आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये सारे ऐसे इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं जिनको आप लिखते हो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी तक आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक चीज ऐड किया है और एक चीज लेस किया है जिसका नाम है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, और जिसको लेस किया है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। और इन सब का ग्रैंड टोटल को आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से जो पहले प्रॉफिट है वो यहां तक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, अब वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा। सर वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इट इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो भी चेंजेज आएगा उसको हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो अब उसको क्या करना है, तो उसको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताता हूं। देखिए जरा बच्चों, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है जिन्हें बच्चे बहुत भूला करते थे, तो मैंने इसमें एक छोटा सा ट्रिक और फनी ट्रिक ऐड किया है जिससे कि आप इस चीज को कभी ना भूलें। देखिए अभी तक तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, इसमें वर्किंग कैपिटल में चेंज को लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में, इन दोनों का एग्जांपल मैं पहले दूंगा। पहले आप यहां पे ये देख लो कि आप यहां पे एक कोटेशन मेरे साथ याद करो, DIID। फिर से DIG साहब होते हैं ना, DIG, उसका जी को हटा देना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जी माने हाँ, DI हो गया। उनका सपोज कर लो जो ID वो लोग पहने होते हैं ना गले में, हाँ ID, वो ID कहीं गिर गया था तो DIG को जी हटा देना, DI का ID गिरा हुआ था और आप उसको देख के आप बहुत खुश हो गए और आप बोल रहे आल आल आल। फिर से बोलो आल आल आल, AL DIID आल आल आल। फिर से बोलना एक बार, DIID आल आल आल, DIID आल आल आल। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है D फॉर डिक्रीज इन, A से पहले लगा देना C, सब में C लगा देना, C, ठीक है। डिक्रीज इन करंट एसेट, जब भी करंट एसेट में डिक्रीज होगा बच्चों तो आप क्या करोगे, उसको ऐड करोगे D। फिर I से क्या होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज होगा तो आप उसे क्या करोगे, ऐड करोगे। पहले दो को ऐड फिर दो को, देखो पहले दो को ऐड फिर दो को लेस, DIID आल आल आल। फिर से बोलो DIID आल आल आल। D से क्या होगा, डिक्रीज। ए से क्या होगा, एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट होगा तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे। फिर देखो पहले दो में ऐड है, फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो फिर क्या करोगे, आप जोड़ोगे। फिर उसी तरीके से इंक्रीज होगा किसमें, करंट एसेट में तो घटाओगे, डिक्रीज होगा किसमें, करंट लायबिलिटी में तो घटाओगे। तो ये बच्चों एक छोटा सा ट्रिक हुआ जो कि आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत बच्चे भूला करते थे कि सर करंट एसेट को क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, घटाना है, जोड़ना है। अब आपके मुंह पे सिर्फ एक जवाब आना चाहिए, DIG साहब का ID गिर गया है ना, तो आप क्या बोलोगे, DI। देखो DI और उनका क्या था, ID, और आप उनको मिलने के बाद खुश हो गए, आल आल आल। देखो AL और सब के आगे C लगा देना, मतलब कि डिक्रीज इन करंट एसेट को क्या करना है, पहले दो को जोड़ना है फिर दो को घटाना है। DI
आईडी आल आल आल, पहले दो को जोड़ना है फिर दो को घटाना है। बस इस छोटे से मंत्र को आप याद रखो बच्चे। ये भले ही थोड़ा फनी है लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय कभी नहीं भूलने देगा। एक बार फिर से बोल दो मेरे साथ, DIID आल आल आल। देखो डिक्रीज इन करंट एसेट, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, फिर उन दोनों को क्या करना है, घटाना है। इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो ये तो था मेरे प्यारे बच्चों वर्किंग कैपिटल में चेंज। फिर आपका सवाल होगा कि सर करंट एसेट किसको बोलते हैं और करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं। कुछ तो मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। करंट एसेट में आपके आ जाएंगे डेटर, आ जाएंगे डेटर में चेंज आएगा, उसको यहां लिखना, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। और सर बिल्स रिसीवेबल BR, उसमें भी चेंज आएगा तो उसको भी यहां लिखना है। एडवांस एक्सपेंसेस में चेंज आएगा। ये सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, करंट एसेट है। और सर करंट लायबिलिटीज का भी कुछ एग्जांपल दे दो, बिल्कुल दूंगा आपको। बिल्स पेबल BP में चेंज आएगा, उसको भी यहां लिखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ चेंज आएगा, उसको भी लिखना। एडवांस इनकम में चेंज आएगा। देखो एडवांस एक्सपेंसेस करंट एसेट होता है और एडवांस इनकम करंट लायबिलिटीज होता है, उसका भी चेंजेस आप यहां पे लिखना। क्रेडिटर में कोई चेंज आता है, वो भी एक तरह का करंट लायबिलिटी है, उसको भी आप यहां लिखना। तो अभी तक आपने क्या क्या किया, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को जोड़ा और घटाया किसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। और फिर आपने क्या किया, DIID आल आल आल, पहले दो को जोड़ो फिर दो को घटाओ। इतना सब कुछ करने के बाद सबसे लास्ट फैक्टर होता है जिसको आप बोलते हो टैक्स पेड। लास्ट में आप क्या करोगे, टैक्स पेड को लेस कर दोगे। अगर ये टैक्स पेड नहीं होगा तो ये आपके क्वेश्चन में आपको मिलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। ये प्रीवियस ईयर का जो होगा उसको आप यहां पे घटा देना। और लास्ट में आपका आएगा ग्रैंड टोटल, या तो ये प्लस में या तो ये माइनस में। और अब तो आप सीख ही गए होगे कि प्लस में आया तो आप क्या बोलोगे, नेट कैश इनफ्लो। और लिख लो नेट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज। आउटफ्लोज लिखोगे जब माइनस में आएगा, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां तक तो सारा कुछ क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब छोटे सा एक ये नोट 1 कैसे आता है उसको मैं लिख देता हूं। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा रब करना होगा, आप इसको लिख लो एक बार पूरा। अब ये बच्चों हमें नोट 1 को डिस्कस करना है कि ये जो मेरा जो यहां पे लिखा रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मेट बेस्ड फॉर्मूला है, आपको लगाना है और आंसर निकाल लेना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। अब ये कैसे आएगा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा आपके क्वेश्चन में उससे लेस कर देना ओपनिंग बैलेंस को, है ना। तो यहां पे आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। उसमें आपको कुछ चीज ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ट्रांसफर फ्रॉम, लिखते जाओ फटाफट मेरे साथ, रिजर्व। जितने सारे रिजर्व होंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, उसमें जो भी चेंजेस आएगा, चेंजेस को कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम वही फॉर्मूला, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। इसमें जो भी चेंजेस आएगा उसको भी आप जोड़ देना नेट प्रॉफिट में। और क्या जोड़ोगे, और आप यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां पे लिखते थे प्रीवियस ईयर, तो यहां पे करेंट ईयर वाला जोड़ दोगे। नहीं तो टैक्स मेड, ये भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। यहां पे टैक्स पेड हम लोग हटाते हैं और यहां पे टैक्स पेड हम लोग जोड़ते हैं। और क्या लिखेंगे, इंट्रीम डिविडेंड जोड़ दो यहां पे। और क्या जोड़ोगे, प्रपोज्ड डिविडेंड जोड़ दो, कब का, करेंट ईयर का। तो इसका जो टोटल होगा, अच्छा एक चीज और रह गया, लेस कर देना टैक्स रिफंड। अगर आपने किसी तरह का टैक्स रिफंड किया उसको भी घटा दो। तो ये लास्ट में जो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसी को आपने कैलकुलेट करके यहां पे लिख देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा कंप्लीट डिस्कशन ऑन फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी तक हमने आपको इन तीनों एक्टिविटीज को बहुत ही अच्छे से समझाया है और सबको यहां पे लिखवा भी लिया है। आप भी सारे टॉपिक को लिख लें। अगले वीडियोस में अब हम न्यूमेरिकल के कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे।